जानकारी देते रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम मध्य प्रदेश की सीटों का जरा आकलन करते हैं। आज जहां जहां पर वोटिंग हो रही है, छिंदवाड़ा, मंडला, सीधी, शहडोल, जबलपुर, बालाघाट। गिरजा शंकर जी, सबसे पहले आप ही के पास आता हूं। इनमें से, इन 6 सीटों में से कौन सी सीट आपको लग रही है जहां मुकाबला है? मुकाबला तो 6 में से मतलब लगभग सभी सीटों पर है मुकाबला तो है। लेकिन जो प्राइम सीट है जिस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का मतलब फोकस अधिक है वो छिंदवाड़ा है। और छिंदवाड़ा में इस बार बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि किसी भी तरह से ये सीट जीतनी है। और उनकी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा ये है कि जो कमलनाथ के सपोर्टर नेता थे स्थानीय, उनको कांग्रेस से बीजेपी में शामिल कराओ। उसमें काफी सफलता ही मिली, लेकिन वो मिसफायर भी हो रहा है। जिस महापौर को बीजेपी ने कांग्रेस से अपनी पार्टी में शामिल कराया था 3 दिन पहले, आज वो वापस चला गया और उसने वीडियो जारी किया है कि मैं गलती से चला गया था और कमलनाथ के साथ मैं हूं। तो ये कशमकश जो है वो दोनों पार्टियों के बीच चल रही है। दूसरी तरफ देखें आप कि जो छिंदवाड़ा में प्रत्याशी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, वहां पर पार्टी महत्वपूर्ण है। बीजेपी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से देखें तो पूरा का पूरा चुनाव कमलनाथ लड़ रहे हैं। वो ये चुनाव कांग्रेस का ना होकर कमलनाथ का चुनाव हो गया है। इवन की उनका जो प्रत्याशी है, उनके पुत्र नकुलनाथ, वो भी बहुत मायने नहीं रख रहे हैं। और पूरा का पूरा चुनाव कमलनाथ अपने नाम पर लड़ रहे हैं और अपनी जो पिछले 40 सालों से जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है छिंदवाड़ा को लेकर, उसकी दुहाई दे रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि कमलनाथ पर वहां के लोग कितना भरोसा करते हैं, उनके योगदान को कितना वो नोटिस करते हैं, या जो बीजेपी की रणनीति जो आक्रामक तरीके से जो चलाई गई छिंदवाड़ा में, वो कितनी सफल होती है। जी जहां तक बाकी अन्य सीटों की नहीं, बात मैं आऊंगा करेंगे। सर, मैं आऊंगा बाकी सीट पर। अनुराग के पास चलते हैं उसके बाद। अनुराग, अब आप बताइए। आप बैठ जाते, मैंने कहा था कहीं छाया देख के बैठ सकते थे। अनुराग, आप बताएं कि छिंदवाड़ा बचा पाएंगे क्या कमलनाथ और नकुलनाथ? कोई बात नहीं बाबा, आप जानते हैं कि मेरा आपका सब लोगों का एक लंबा वक्त गुजर गया है। और जैसे कुछ भी हो, हम लोग सुबह 6 बजे से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है और फिर वो रात तक चलती रहती है। जैसा आपने कहा कि मैं गिरजा सर को भी सुन रहा था, बिल्कुल छिंदवाड़ा से कई सारे नेताओं को शामिल कराया। एक जो मौजूदा विधायक है मरवाड़ा से, कमलेश शाह, वो भी काफ़ी करीबी थे। तो मुझे एक धनौरा की सभा याद आ रही है जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गए थे और मंच पर सारे लोग खड़े थे। तो जैसा सर ने भी बताया कि विक्रम हाके जो वहाँ के महापौर थे, वो कुछ दिनों पहले बीजेपी में आए, फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। मुझे कुछ कहानी अलग लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा फोकस छिंदवाड़ा होने की वजह से, पिछली बार 28-1 स्कोर होने की वजह से, कहीं ऐसा ना हो कि पहले चरण में ही 2 सीटें खास करके सीधी और मंडला, मुझे लग रहा है यहाँ पर कांग्रेस रेस में वापस आ गई है। उन इलाकों का दौरा करने के बाद, वहाँ के प्रत्याशियों से या लोगों से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि फग्गन सिंह कुलस्ते हाल में ही विधानसभा चुनाव हारे भी हैं और ओमकार सिंह मरकाम जो एक युवा आदिवासी नेता हैं, कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो इन लोगों ने अपनी जितनी सक्रियता दिखाई और पूरी की पूरी पार्टी का फोकस पहले चरण में जिस तरह से छिंदवाड़ा में शिफ्ट था, कहीं ऐसा ना हो कि और 2 सीटों पर मुकाबला कड़ा हो जाए और ये चीज़ें आगे के चरण में भी 2 और सीटों पर दिख सकती हैं। हम नतीजों के बारे में नहीं जानते, लेकिन इतना बता रहे हैं कि पिछली बार जो 2-2 लाख, 3-3 लाख या 4-4 लाख की लीड थी, ऐसा लगता है इन 6 सीटों में काफ़ी कड़े टक्कर की आप उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें पहले चरण में छिंदवाड़ा के अलावा सीधी और ये मंडला की सीट भी शामिल हो सकती है। बाबा जरूर। महेंद्र जी, आप बताएं। पहले छिंदवाड़ा की बात करते हैं। एक समय ऐसा लगा कि कोई नहीं बचेगा, केवल कमलनाथ और नकुलनाथ ही बच जाएंगे छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नाम की वजह से। लेकिन क्या छिंदवाड़ा सीट निकल रही है? और जिस सीट पर अभी जो अनुराग ने मंडला के ओर इशारा किया, उस पर आप क्या कहेंगे? पहले इन दोनों पे हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल मनोरंजन जी, मैं बताना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा सीट की बात करें तो यहाँ पर मुझे जो है मुकाबला कांटे की टक्कर का नजर आता है। उसके पीछे कारण ये है कि लगातार नाथ परिवार मेहनत जरूर जी तोड़ कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार ऐसा राजनीतिक जाल बिछाया है जिसमें मुझे लगता है कि नाथ परिवार उलझ सा गया है। अब देखिए, सिलसिलेवार तरीके से जब हम घटनाक्रमों को देखें तो लगातार जिस तरह से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया गया बीजेपी के उम्मीदवार बंटी कुमार साहू का, उसके बाद मध्य प्रदेश की पुलिस का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर जाना, वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना, एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्टअप होता है। और वहीं स्टार फेसेस की बात करूं
तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक लगातार सभाएं करते रहे। तो छिंदवाड़ा एक तरह से बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। बंटी कुमार साहू जरूर स्थानीय चेहरा है, लेकिन यहाँ पर पूरी लड़ाई जो है कमलनाथ परिवार की बीजेपी के संगठन से है। देखने वाली बात यह होगी कि जमीन पर जब संगठन अपनी मजबूत पकड़ बना लेता है, उसके बावजूद पारंपरिक जो वोट बैंक है, जो कि लगातार कांग्रेस नहीं बल्कि कमलनाथ के साथ खड़ा रहता है, क्या उसमें सेंधमारी हो पाई है? तो मैं इस चुनाव को जो है पूरी तरह से कांटे के मुकाबले वाला चुनाव संकेत के तौर पर देखता हूं, और जरूर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो परिणाम है वो चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि जी। मध्य प्रदेश हम में जी हम सीधे छिंदवाड़ा चल सकते हैं। अमृतांशी हैं हमारे साथ। और अमृतांशी, क्या रिपोर्ट है वहां आपकी? बिल्कुल, देखिए बाबा, अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छा मतदान प्रतिशत छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार सबसे ज़्यादा 82% देखने को मिला था। मेरे साथ फिलहाल छिंदवाड़ा के कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर शीलेन सिंह सर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ मतदान प्रतिशत अभी तक रहा है और किस तरह की स्थिति सभी केंद्रों पर अभी है? छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में अभी तक 1 बजे की जब मैं बात करूं, मेरे पास जो आंकड़े हैं वो 50.3% पोलिंग हो चुका है। सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक तरीके से मतदान प्रक्रिया चल रही है। कहीं से किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। और मेरा मानना है कि जो मतदान का परसेंटेज है आगे और अच्छा होगा। जो हमारा पिछला लोकसभा में मतदान परसेंटेज था उससे बेहतर इस बार रहेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि आगे जो आने वाला बचा हुआ समय है उसमें पूरे समय में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न होगा, क्योंकि हम लोगों ने सभी मतदान केंद्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। 988 पोलिंग बूथ्स हैं जिसमें हम लोगों ने वेब कैमराज लगाए हुए हैं। 301 पोलिंग बूथ्स हैं जिसमें हमने माइक्रो ऑब्जर्वर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उनका डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। सभी जगह पर्याप्त पुलिस फोर्स की भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। थैंक यू। वेबकास्टिंग के जरिए सर किस तरह से नज़र रखी जा रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लगातार आप लोगों को टर्नआउट भी मिल रहा है, तो कैसे प्रॉपर अपडेट्स हैं? क्या सभी चीज़ों से आप कनेक्टेड हैं हर बूथ से? वेबकास्टिंग के माध्यम से हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, जिसको ईसीआई या सीईओ ऑफिस सभी लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। मेरे ऑफिस में भी कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसके लिए एक जॉइंट कलेक्टर लेवल का ऑफिसर को उसका इंचार्ज बनाया गया है। अलग जो यहाँ पर 7 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज़ हैं उनके लिए एक मॉनिटर है। उसमें वो देख रहे हैं कि किस पोलिंग बूथ पर किस तरह का भीड़ है या नहीं है, बाहर किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, तो उन पर सभी पर नज़र रखी जा रही है। और कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि कोई स्थिति है जिसको चेक करना है या समझाइश देना है तो फ़ोन लगा करके उसको तुरंत करेक्ट कराया जा रहा है, या किसी ऑफिसर्स वगैरह को भेजने की ज़रूरत है तो उनको भी भेजा जा रहा है। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र है वहाँ पर क्या सुबह से ही लगातार सिक्योरिटी और पुलिस फोर्स तैनात है, और किस तरह से उन पर खास नज़र है? 301 यहाँ पर क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। कुछ संवेदनशील मतदान केंद्र जिसकी आप बात कर रहे हैं वहाँ पर सीएपीएफ को भी लगाया गया है, और उनकी मॉनिटरिंग भी मैंने कहा ना वेबकास्टिंग के माध्यम से हम लोग कर ही रहे हैं कि उन लोगों की एक्टिविटीज़ क्या हैं, वहाँ पर भीड़ है या नहीं है, लोग 100 मीटर के अंदर प्रचार प्रसार जैसी चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कोई स्थिति अभी तक मिली नहीं है पूरे ज़िले में। क्योंकि लगातार पिछली बार यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा, तो अभी जो लोग अगर नहीं निकले हैं तो आप उनको क्या संदेश दें, क्योंकि आप लोग लगातार कैंपेन भी कर रहे थे वोट अपील ज़्यादा बढ़ाने के लिए वोटिंग परसेंटेज? निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं को आह्वान करता हूं कि आप लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में आकर के घर से बाहर निकलें जो बचे हुए हैं, और अपने मताधिकार का प्रयोग अपने मतदान केंद्र पर अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दे करके करें, जिससे कि ये लोकतंत्र देश का मजबूत हो और भारतवर्ष और मजबूत हो। बस एक आखिरी सवाल लूँगी सर, क्योंकि 6 बजे वोटिंग थम जाएगी, उसके आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से पूरी प्रक्रिया कैरी आउट की जाएगी? 6 बजे चूँकि वोटिंग का आखिरी टाइम है, उस बीच में अगर कोई मतदाता ऐसे हैं जहां लाइन लगी हुई हैं तो 6 बजे के बाद पर्चियां बांट करके उनकी भी वोटिंग कराई जाएगी। और वोटिंग समाप्ति के बाद यहां पर जो एक स्ट्रांग रूम या कलेक्शन सेंटर बनाया गया, जो कि यहाँ का पीजी कॉलेज है, वहाँ पर कलेक्शन सेंटर है, वहाँ पर सारी सामग्री जमा करने के बाद ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में रख दिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं, जो स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी है 3 लेयर्स में होगी, सीएपीएफ, आर्म गार्ड, देन डिस्ट्रिक्ट फोर्स, और उसके जो अभ्यर्थी हैं उनके एजेंट्स वगैरह भी अगर उसको देखना चाहते हैं तो सभी को सीसीटीवी के माध्यम से वो जो लॉक्स हैं कंट्रोल रूम्स के उनको ऑब्जर्व करते रह सकते हैं 24/7।
धन्यवाद सर एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह सर मौजूद थे बाबा, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से कीनली पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से पूरे जिले में निर्वाचन जारी है। और 50% बाबा अभी तक 1 बजे तक जो है वो मतदान हो चुका है। पिछली बार 82% रहा है और इस बार उम्मीद की जा रही है कि ये मतदान परसेंटेज बढ़ भी सकता है। जी बाबा। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी आपका। हम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1 बजे तक जबलपुर में कम मतदान हुआ है, 40% से कम है। मंडला में करीब करीब 50% का मतदान हो चुका है। शहडोल में करीब 40% का 1 बजे तक मतदान हुआ है। सीधी में 34, बहुत ही कम हुआ, 34.6% वोट डाले गए हैं। बस्तर में 42.57% 1 बजे तक का आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में टोटल आंकड़ों की बात करें तो 44.4% जो है मतदान हुआ है। तो हम मंडला की बात कर रहे थे। गिरिजा सर, मंडला के बारे में कुछ आपका आकलन। मंडला सीट है और जो छिंदवाड़ा है, आप देखेंगे कि पिछले चुनाव में दोनों ही सीट से बीजेपी और कांग्रेस के वोटों का अंतर बहुत कम रहा है। 5% के आसपास दोनों का अंतर रहा है। बाद में 4 सीटें हैं उसमें कांग्रेस और बीजेपी के जो वोट मिले थे वो 19 में, उसमें लगभग 20 से 25% का फासला था। वो फासला मंडला में और छिंदवाड़ा में नहीं रहा है। तो जाहिर है कि ये मंडला की सीट जो है, जिस तरह के बस्तर की सीट है या राजनांदगांव की सीट है छत्तीसगढ़ में, जिसमें कांग्रेस उम्मीद कर सकती है कि हम उस सीट को निकालेंगे, मंडला भी मैं उसी श्रेणी में रखता हूं कि कांग्रेस वहां उम्मीद कर सकती है। दरअसल देखिए, आप इस पहले दौर के चुनाव में जो चुनाव कैंपेन का जो हाल आप देखेंगे, वहां कांग्रेस कितनी पिछड़ी हुई है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये चारों बड़े नेता लगभग सारे लोकसभा में 1 से अधिक बार अपनी सभाएं कर चुके हैं। जबकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी कुल 1 बार शहडोल में सभा करने आए और मिसमैनेजमेंट का अलम यह है कि फ्यूल का इंतजाम नहीं होने के कारण उनको नाइट हाल्ट शहडोल में करना पड़ा। तो कैंपेन के लिहाज से देखें तो कांग्रेस की तुलना में बीजेपी बहुत आगे है और उनके तमाम बड़े नेता जो हैं लगभग हर लोकसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो प्रत्याशी कांग्रेस के हैं उन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो अपने प्रभाव का और अपने जनाधार का कितना बेहतर फायदा अपने पक्ष में उठा सकते हैं। संगठन के स्तर पर, जैसा मैंने पहले कहा, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी संगठन के स्तर पर कांग्रेस की तुलना में बीजेपी का संगठन भी और जो सांगठनिक फैलाव है चुनाव की दृष्टि से वो बहुत बेहतर है। बावजूद इसके यदि कोई प्रत्याशी बेहतर अपना प्रदर्शन अपने स्तर पर कर सकता है कांग्रेस का, तो ही एक उम्मीद कांग्रेस को है कि वो कुछ सफलता हासिल कर ले। अदरवाइज जो हिंदी बेल्ट का जो पूरा एक ट्रेंड होगा, वो ट्रेंड मध्य प्रदेश में भी हमको देखने को मिलेगा। जी, एक बहुत अच्छा आकलन है। महेश सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन संजीव जी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजीव जी, आप बताएं आपके क्षेत्र का क्या हाल है। बाबा, हमारे क्षेत्र का हाल अभी हम बहुत अच्छा इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि सिर्फ 39.43% वोटिंग हुई है। जब 2019 को चुनाव हुआ था तो 69% वोटिंग, मतलब लगभग 70% वोटिंग हुई थी। इधर पे गर्मी के कारण अभी दोपहर में जिस बूथ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ तो लगभग सभी जो मतदान केंद्र हैं वो खाली हैं। एक आध जगह पे ही कुछ है, लाइन तो कहीं लगी भी नहीं है। तो बाबा, मूल बात यह है कि कुछ लड़ाई के मौसम के कारण कुछ इलेक्शन के बारे में बता दीजिए। मुकाबले कैसे हैं, अगल बगल के क्षेत्र में कैसा मुकाबला है? बिल्कुल, जो मुकाबला है वो हमारे यहाँ दिनेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, और बीजेपी से जो आशीष दुबे चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला दिख रहा है। कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि लगभग आशीष दुबे को जब टिकट मिली थी, उन्हें पहले लिस्ट में टिकट मिल गई थी, और जो दिनेश यादव को टिकट मिली वो बिल्कुल अंतिम टिकट मिली है। बाबा, कोई भी कांग्रेस का, जैसे भी गिरिजा सर भी कह रहे थे, अगर कैंपेन देखा जाए तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, बड़ा क्या, सिर्फ जीतू पटवारी एक बार जबलपुर में एक सभा लेने आए, उसके अलावा कोई आया ही नहीं।
इसी तरह कैंपेन में भी बिल्कुल अंतर देखने मिल रहा था। हाँ, दिनेश यादव ने कांग्रेस से कैंपेन शुरू की थी, एक वोट एक नोट, तो वो उन्होंने पहले ही बता चुके थे कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसा पर्याप्त नहीं है, इसलिए जनता ही उन्हें चुनाव लड़वाए या पार्टी फंड दे। इसी चक्कर में बहुत दिनों तक टिकट रुकी थी कि कोई ये भी प्रचार किया गया बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी टिकट लेने ही तैयार नहीं है, और अब दिनेश यादव को टिकट दी गई है। तो इस तरह से कैंपेन बड़ा बिखरा हुआ था। जरूर। उसके दूसरे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंपेन बहुत सुनियोजित तरीके से किया था, क्योंकि राकेश सिंह पिछले 4 चुनाव जीत चुके हैं जबलपुर से सांसद के। पिछला चुनाव वो 4,54,000 वोटों से जीते थे, इतना बड़ा अंतर उनके पास है। संगठन बहुत काम कर रहा था, रोज मीटिंगें हो रही थी। अब आप ये देखिए, नड्डा जी जबलपुर आए, उसके बाद आए और रात रुके। रात रुकने का उनका कारण ये था कि उन्होंने संगठन के एक एक बूथ स्तर तक की बैठक ली है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, जो ऐतिहासिक रोड शो था जबलपुर में। तो इस तरह कांग्रेस और भाजपा के दोनों का अंतर बिल्कुल क्लियर देखने में आ रहा था। जरूर। तो न सिर्फ कैंपेन का बल्कि हर तरीके की तैयारियों का संगठन, चूंकि जबलपुर में तो महापौर जो जगत बहादुर सिंह अन्नू थे वो भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, नगर अध्यक्ष थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो उसके बाद 2 महीने तक तो जबलपुर में नगर अध्यक्ष भी नहीं था। चुनाव में टिकट डिक्लेयर होने के 2 दिन पहले जबलपुर में तो इसका मतलब कांग्रेस का नगर अध्यक्ष, इसका मतलब संजीव जी बात समझ में आ गई, आपने तो पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया इस पूरे जबलपुर में क्या स्थिति है। महेंद्र सिंह जी, अब हम बात कर रहे थे, बात छूट गई आपसे, मंडला की आपसे बात नहीं हो पाई, और सीधी के बारे में, क्योंकि अनुराग ने सीधी का भी जिक्र किया था। इन दोनों के बारे में आप जल्दी से बता दें तो फिर वक्त कम है। जी मनोरंजन जी, मैं गिरिजा शंकर सर की बात को आगे बढ़ाऊंगा। और मंडला के अगर हम लोकसभा चुनाव को देखें तो यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जब आप सर्वे करते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं, तो आप देखते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी काम कर रहा है। लगातार वो जीतते आ रहे हैं, क्षेत्र से सांसद हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहाँ पर जो उम्मीदवार उतारा है, पूर्व मंत्री हैं ओमकार सिंह मरकाम। तो ओमकार मरकाम के बारे में कहा जाता है मंडला में कि वो धरती पकड़ नेता है, यानी कि जहां पर जरा सी आहट होती है और ओमकार मरकाम वहां पहुंच जाते हैं। तो कांग्रेस के यहाँ कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर जरूर जो है फग्गन सिंह कुलस्ते पर भारी पड़ते नजर आए हैं। पूरे अगर हम कैंपेनिंग को देखें तो फग्गन सिंह कुलस्ते पारंपरिक अंदाज में चुनाव लड़े हैं। ये जरूर है कि उनके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बहुत जोर लगाया है, तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे हैं और बीजेपी ने एक बड़ा कैंपेन प्लान किया। कांग्रेस जरूर प्रचार में यहाँ पर शोर नहीं कर पाई, लेकिन अगर हम कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मनोरंजन जी, मुझे ऐसा लगता है कि ओमकार मरकाम जो हैं वो फग्गन सिंह कुलस्ते की एंटी इनकम्बेंसी लहर पर सवार हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या स्थानीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर वोट पड़ता है या फिर कैंडिडेट का यहाँ पर कोई महत्व नजर आता है। लेकिन इतना जरूर है कि धरती पकड़ की तरह चुनाव लड़ते हैं हमेशा से ओमकार मरकाम, चाहे उनकी विधानसभा को हम देखें, मंत्री बने तब भी उनका अंदाजे बयां देखें। और आपको एक वाकया याद दिलाना चाहूंगा, जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पूरा काफिला जो है उन्होंने रोक दिया था और उनकी गाड़ी के आगे वो बैठ गए थे क्योंकि किसानों की तमाम समस्याएं हैं, तो वो बड़े हमदर्द नेता माने जाते हैं, संवेदनशील चेहरा है। तो ऐसे में मंडला में ओमकार मरकाम यहाँ पर कैंडिडेट के तौर पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए हैं, लेकिन पॉलिटिकल कैंपेनिंग में बीजेपी नो डाउट आगे है। अब देखने वाली बात ये होती है कि मंडला में ये दिलचस्प मोड़ कहां ले जाकर के जो है मतदाता इस पर अपने नजर इनायत करता है। सीधी की बात करें तो सीधी में भी बिल्कुल देखिए, आप कमलेश्वर पटेल जो है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से चेहरा बनाए गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सीधी का जो चुनाव है, क्योंकि पूर्व सांसद ऋति पाठक जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ी, अब विधानसभा सदन में है, लेकिन वहां पर राकेश शुक्ला जी को है जो बीजेपी ने एक सीनियर अनुभवी नेता के तौर पर उतारा है। बताया जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उनकी पृष्ठभूमि है और उनके सामने कमलेश्वर पटेल जैसा युवा चेहरा है जो कि वो भी अनुभव रखते हैं राजनीति में। अब वहां पर युवा चेहरा और अनुभवी चेहरा, इसमें से जनता को चुनना है। लेकिन फिर सवाल वहीं अटकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को दृष्टिगत रखते हुए यदि मतदाता अपने घरों से निकलता है तो सीधी में नो डाउट जो कि बीजेपी की परंपरागत सीट रही है वहां पर फिर कमल खिलाया जा सकता है। लेकिन यदि कमलेश्वर पटेल जो कि विधानसभा चुनाव में बहुत क्रांतिकारी अंदाज से मैदान में जनता के बीच जाते हैं, क्या उनका कोई स्थानीय फैक्टर काम करता है? यदि करता है तो यहाँ पर नो डाउट कांग्रेस का ये जो टिकट है ये सबसे कामयाब टिकट माना जाएगा, क्योंकि कमलेश्वर पटेल ओबीसी वर्ग से आने वाले एक ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो कि लगातार इस वर्ग का नेतृत्व करते आए हैं।
और एआईसीसी में भी कमलेश्वर पटेल की अच्छी घुसपैठ है। जरूर जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की जोड़ी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नैया को पार लगाने के लिए काम कर रही है, लेकिन कमलेश्वर पटेल को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका चुनाव मैदान में लड़ना जरूर एक बड़ा चेहरा है। देखने वाली बात ये थी कि वोट किस हद तक जो है वहां पर स्थानीय मुद्दों को लेकर पड़ता है या फिर राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, लेकिन मतदान के जरूर। प्रतिशत से भी सीधी की तस्वीर तय की जा सकती है। गिरिजा सर, आप क्या कहेंगे सीधी के बारे में? सीधी और मंडला दोनों जगह जो है कांग्रेस ने अच्छे प्रत्याशी दिए हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि केवल प्रत्याशी के आधार पर विधानसभा चुनाव तो लड़ा जा सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव उसका एरिया इतना बड़ा होता है कि जब तक कि पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टी का सपोर्ट और पार्टी के बड़े नेताओं की कैंपेनिंग न हो, तो प्रत्याशी जो है बहुत अच्छा होने के बावजूद भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। कांग्रेस ये भी उम्मीद कर सकती है कि मंडला और सीधी में हमको बेहतर प्रत्याशी का लाभ मिलेगा, लेकिन जब तक के चुनाव कैंपेन का एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा तो केवल प्रत्याशी की मेहनत या उसकी लोकप्रियता या उसके संपर्कों का बहुत लाभ नहीं मिलता। यदि मंडला और सीधी में नुकसान यदि कांग्रेस को कहीं पर हो रहा है तो इसी आधार पर हो रहा है कि उनका पूरा चुनाव कैंपेन जो है वो प्रत्याशियों पर जाकर सीमित हो गया है, उसके आगे कहीं कोई कैंपेन नजर नहीं आता। जो बड़े नेता हैं पार्टी के, चाहे पार्टी अध्यक्ष हों या प्रियंका गांधी हों या कोई और हों, उनका अब तक कोई दौरा इन पहले दौर के लोकसभा क्षेत्रों में नहीं हुआ है। और इसकी तुलना में जब देखेंगे बीजेपी को तो कितना आक्रामक उनका प्रचार है। आज 2 बजे अभी दमोह में जब पहले दौर की वोटिंग हो रही है तो उसी आसपास के इलाके की लोकसभा है दमोह, जहां पर प्रधानमंत्री की आम सभा 2 बजे होने वाली है चुनाव मतदान होने के दौरान। तो वो जो कैंपेन जो बीजेपी का है उसके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी कितना टिक पाएंगे, ये मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम उनके सामने है। गिरिजा सर, एक अंतिम का सवाल है। आपने तो इतने चुनाव देखे हैं, मतलब अनगिनत चुनाव देखे हैं आपने। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इस बार भी 29 में से 28 सीट बीजेपी जीतेगी? मुझे ऐसा लगता है कि या तो बीजेपी 29 की 29 जीत जाएगी, कोई उसमें जो उनका जो अभियान है उसमें हो सकता है सफलता मिले, और दूसरी संभावना ये भी है कि यदि दूसरी हिंदी बेल्ट में दूसरे राज्यों में यदि 2-2, 3-3, 4-4 थोड़ी सीटें भी यदि कांग्रेस वहां से जीतने की गुंजाइश बनती है, वो गुंजाइश मध्य प्रदेश में भी रहेगी, छत्तीसगढ़ में भी रहेगी। बहुत अच्छा। महेंद्र सिंह जी, मुझे लगता है कि बीजेपी ने यहाँ पर बहुत अच्छा गेम प्लान किया है, और मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करें तो बीजेपी मुझे तो गेम में ही नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस संगठनात्मक ढांचे के तौर पर नीचे तक नहीं पहुंच पाई है। दूसरा, मतदाताओं से जो कनेक्ट होना चाहिए, जैसे देखिए प्रियंका गांधी का एब्सेंट होना पूरे पॉलिटिकल कैंपेन में, आप देखिए प्रियंका गांधी जो है फिलहाल मध्य प्रदेश से तो दूर ही नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश में चूंकि यहाँ पर लाडली बहना का बहुत प्रभाव देखने में आता है, विधानसभा चुनाव में हम देखें तो गेम चेंजर योजना रही है, यानी कि महिलाओं का एक निर्णायक वोट बैंक है जिसको जो है यहाँ पर परसुएट करने की जरूरत होती है, और बीजेपी इसमें बहुत आगे नजर आती है। इसलिए कोई इसमें शक नहीं है कि बीजेपी राजनीतिक रणनीति में बहुत आगे है, तो शायद सीटों के लिहाज से भी जो है गेम यहाँ पर फिर एक बार चेंज करके दिखा दे। तो क्या आप भी मानते हैं कि कमलनाथ का जो किला है वो ढह जाएगा? देखिए, ये फिलहाल तो कहना मुझे लगता है अतिशयोक्ति होगी, बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि पूरी तरह से घिर गए हैं अब कमलनाथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से चाक चौबंद इंतजाम किए हैं, और राजनीतिक तौर पर मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा की जनता का मन पलटने में बीजेपी ने कोई कमी यहाँ पर छोड़ी नहीं है, एडी चोटी का जोर लगा दिया है। हालिया बयान में आपको बताना चाहूंगा कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नोट तंत्र बनाम लोकतंत्र की ये लड़ाई है, यानी कि जो वहां पर मनी पावर की बात बार बार निकल कर आती थी कि कमलनाथ के परिवार से लोगों का रोजगार जुड़ा है, लोगों के व्यापार व्यवसाय में कमलनाथ जो है बहुत हद तक लोगों की मदद करते हैं, यानी कि उस नोट तंत्र पर भी बीजेपी की नजर थी और उस पर प्रहार हुआ है। तो यदि उसमें कंट्रोल करने में बीजेपी कामयाब रही तो छिंदवाड़ा भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं है कि बंटी साहू जो है मोदी लहर पर होकर सवार जीत के कमल खिला दें यहाँ पर। गिरिजा शंकर जी, लास्ट क्या छिंदवाड़ा बच पाएगा? कमलनाथ बचा पाएंगे अपने बेटे के लिए? देखिए, यदि ये चुनाव में लोगों ने, मतदाताओं ने नकुल नाथ के आधार पर यदि चुनाव में वोट देने की बात हुई तो मुझे नहीं लगता कि छिंदवाड़ा कांग्रेस बचा पाएगी, क्योंकि पिछला चुनाव भी करीब 36-37 हजार वोट से ही नकुल नाथ चुनाव जीत पाए थे, जबकि कमलनाथ हमेशा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वोटों से जीतते रहे हैं। मार्जिन बहुत कम है। तो ऐसे में जो कमलनाथ की पूरी कोशिश ये है कि वो
प्रत्याशी को किनारे रखकर अपने आप को और अपने आप के लिए वोट मांग रहे हैं। यदि लोगों ने कमलनाथ के लिए वोट करने की बात तय की तो हो सकता है कि वो सीट बच जाए। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि वहां कोई गुंजाइश उनके लिए बची है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां कमलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न है और उनके कैरियर का भी एक बड़ा सवाल है। तो कमलनाथ ने तो अपनी ओर से पूरी ताकत लगा दी है और बीजेपी ने भी किसी तरह कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है उस सीट को जीतने के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि लोगों के मन में यदि कमलनाथ को लेकर जो इतने सालों तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और जो क्लेम करते रहे कि मेरा विकास का छिंदवाड़ा मॉडल है, यदि वो वाकई लोगों के मन में कहीं जगह बची होगी तो संभव है कि वो सीट बच जाए, वरना इस लहर में तो मुझे लगता है कि बीजेपी कुछ कमाल कर सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गिरिजा शंकर जी। राजस्थान में भी अशोक गहलोत अपने बेटे के सीट को लेकर के वो भी फंसे हुए हैं, कमलनाथ यहाँ पे फंसे हुए हैं। महेंद्र सिंह जी और गिरिजा शंकर जी और संजीव जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, वक्त निकाला हमसे जुड़ने के लिए। अच्छी बातचीत रही आप तीनों लोगों से।